Hi everyone, my name is Deepshikha Goswami. Welcome back to my YouTube channel. ये शॉर्ट सीरीज सीज़न 2 का सेकंड पार्ट है. इसमें हम एक और वीडियो देखेंगे, कुछ और चार्ट्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से. और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ़ यू. ओके, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा. और अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिए. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ डेली 11 AM मैं आपको यहाँ पे वीडियोस देने वाली हूँ जिनको आप कुछ भी छोड़कर जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, लेकिन आप ये वीडियो छोड़कर नहीं जाएंगे अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड अपने किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो तो. ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट चार्ट. यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं हमको? यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ प्योरीफाइड रोडोप्सिन एंड द रेड, ग्रीन एंड ब्लू रिसेप्टर ऑफ द कोन सेल्स. क्यों बता रही हूँ मैं आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा? क्योंकि कई बार अलग अलग तरीके से जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हैं अलग अलग चीज़ों के, फोटो रिसेप्टर्स के, इसके अलावा मतलब आपको पता है ट्रिप्टोफैन के, तो जितनी भी चीज़ों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जिनसे रिलेट होता है कई बार उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, तो अगेन उस तरीके की चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. तो आप यहाँ देखोगे तो दिस ब्लू पिगमेंट, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा. इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपका लगभग 550 तक है. ठीक है, मतलब नैनोमीटर वेवलेंथ है ना, उसके रिलेटिव एब्जॉर्बेंस इस पे सबसे ज़्यादा करता है ये. जो आपका ये ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट का अगर हम बात करेंगे तो लगभग 450 से 650 या 670 तक की रेंज है. देन रोडोप्सिन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे कि लगभग 400 से 625 के आसपास का एक वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन पीक हमको दिख रही है. और अगर हम रेड पिगमेंट की बात करेंगे तो लगभग 475 ऐसे किसी नैनोमीटर के वेवलेंथ से लेकर और 700 तक के वेवलेंथ का जो है आपका यहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपको दिखाई देता है. ठीक है, अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की यदि मैं बात करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन फॉर रोडोप्सिन इज़ अबाउट 500 नैनोमीटर और विजिबल स्पेक्ट्रम फॉर ह्यूमन का जो होता है वो होता है 380 टू 750 नैनोमीटर. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. यहाँ पे आपको हार्मोन एक्टिवेटेड फॉस्फोलाइपेज सी एंड IP3 के बारे में बात की जा रही है. तो अगेन ये एक GPCR से रिलेटेड नेक्स्ट पाथवे है आपका. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन GPCR पूरा का पूरा ही RTK जितने भी सिग्नलिंग पाथवे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से. ठीक है, शुरुआत करते हैं. सबसे पहले क्या होगा कि हार्मोन, तो रिसेप्टर हार्मोन या सिग्नलिंग पाथवे की कहानी कुछ कैसी होती है? कुछ ऐसी होती है कि मान लीजिए कोई एक जैसे पोस्ट मास्टर होता है ना, पोस्ट मास्टर जब आता है तो वो क्या लेके आता है? वो एक आपके लिए चिट्ठी या डाक लेकर आते हैं, है ना. जब वो लेकर आते हैं उसके बाद में आप उसको पढ़ते हो, कोई उसको रिसीव करते हैं. रिसीव करने के बाद में आप जो भी जिस भी तरीके की वो चिट्ठी है उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हो. तो डाउन स्ट्रीम फिर आपकी मम्मी को पता चलता है, पापा को पता चलता है, खुशी की बात है तो फिर वो सब एक तरफ, जैसे खुशी की बोलते हैं ना, लहर दौड़ गई. तो इसका मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन आई, कुछ सिग्नल आया और उसके हिसाब से बाकी जैसे जैसे लोगों के पास वो जाता गया अकॉर्डिंगली वो उस तरीके से रिएक्ट करते गए. ठीक है, मान लीजिए किसी की जॉब लगने की खुशी है, किसी के IAS बनने की खुशी है, ऐसी मान लीजिए किसी भी प्रकार की खुशी है हाइपोथेटिकली. तो अगर ऐसा कोई सिग्नल आपको बाहर से मिलेगा, मान लीजिए किसी का फ़ोन पे किसी ने बताया, तो डेफिनेटली किसी का रिएक्शन होगा कि वो उनको रोना आ जाएगा, किसी का रिएक्शन होगा कि वो बहुत खुश हो जाएंगे. सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिनेरियोज़ की यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है, तो हार्मोन बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर. हार्मोन मतलब कि चिट्ठी, मतलब कि सिग्नल आपके रिसेप्टर जो उसको रिसीव कर रहा है उससे जाके बाइंड करता है. जब वो बाइंड करता है द ऑक्यूपाइड रिसेप्टर कॉजेज GDP-GTP एक्सचेंज ऑन GQ अल्फा. तो आपको पता है कि ये जो प्रोटीन है आपकी G प्रोटीन जो कि इस रिसेप्टर से जुड़ी हुई है, ठीक है, उसके अंदर वो क्या करेगा कि आपका GDP को निकाल देगा और GTP को इनकॉर्पोरेट करवा देगा. क्योंकि GTP जब बाइंड किया हुआ होता है G प्रोटीन से, है ना, तब वो कैसी होती है? तब वो एक्टिव होती है. ठीक है, अब ये बाइंड किया, यहाँ पे क्या होगा कि ये G प्रोटीन जिसकी अल्फ़ा सब यूनिट है वो टूट के अलग हो जाएगी. अगर आपको नहीं पता है कल का पाथवे, कल का पार्ट देखिएगा, आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये काम करता है. तो G प्रोटीन का जो G अल्फ़ा वाला पार्ट है वो टूट के अलग निकल जाएगा और अलग निकल के
ये आपके एक मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट एक एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज सी। लाइपेज, इस टर्म पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम होगा, फॉस्फोलाइपेज सी। ठीक है, ये उसको तोड़ेगा और इसको तोड़ेगा। आप यहाँ देखोगे कि PIP2 इज़ व्हाट, PIP2 इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड। ठीक है, ये जब इसको एक्टिवेट करेगा तो ये एक्टिवेट होके क्या करेगा, इस PIP2 को ये ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करने में ये दो पार्ट में इसको तोड़ेगा। एक वो पार्ट जो कि बाहर जा नहीं सकता साइटोसॉल में घूमने के लिए। ठीक है, तो एक ये वो पार्ट है जो कि जिसको कि मेम्ब्रेन में ही रहना होगा, क्योंकि ये कैसा है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, और एक वो पार्ट है जो कि टूट के साइटोसॉल के अंदर जा सकता है। ठीक, तो जो मेम्ब्रेन में रहता है उसको बोलते हैं डाईएसाइल ग्लिसरॉल, DAG, और जो पार्ट आपका साइटोसॉल में जाता है उसको बोलते हैं IP3। ठीक है, अब ये IP3 जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे ये आपको रिसेप्टर्स दिखाई दे रहे हैं ना, रिसेप्टर गेटेड। तो बेसिकली रिसेप्टर्स का यहाँ कहीं प्रेजेंट है और ये आपका चैनल्स है। ठीक है, दीज आर चैनल्स। तो रिसेप्टर पे जाके अब ये एक सिग्नल की तरह काम कर रहा है और ये इस चैनल के जो रिसेप्टर था उस पे जाके बाइंड करेगा। जब ये इसे बाइंड करेगा तो ये सिग्नल देगा कि कैल्शियम की ज़रूरत है, कैल्शियम को बाहर भेजो। कैल्शियम बाहर की तरफ जाने लगेगा। बाहर कहाँ, साइटोसॉल में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आप देखोगे कि जो डाईएसाइल ग्लिसरॉल है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है और जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम जाके इससे बाइंड करेगा और ये दोनों साथ में मिलके अब एक दूसरी प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज सी। काइनेज बोले तो काइनेज का मतलब होता है जो किसी भी दूसरे प्रोटीन को या दूसरे फैक्टर्स को फॉस्फोराइलेट करने का काम करती है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप को वहाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में मदद करती है। ठीक है, तो ये जब एक्टिवेट होगी किसकी मदद से, जब कैल्शियम और डाईएसाइल ग्लिसरॉल यहाँ पे जुड़ गए। ठीक है, तो इसने इसको एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट जब इसको कर देगा तो क्या होगा, एट द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोराइलेशन ऑफ, अब जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये अपना काम करेगा। इसका काम क्या है, फॉस्फोराइलेट करना। तो ये फॉस्फोराइलेट करेगा दूसरी प्रोटीन्स को सेल की। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, कुछ एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जनरेट होगा इस सिग्नल जो सबसे पहले हमारे पास आया था उसके रिस्पॉन्स में। तो जो वो सिग्नल आया है ऑफ कोर्स उसकी, जैसे कि मैंने बताया कि उसके कारण रिस्पॉन्सेज होंगे अलग अलग, तो जिस प्रकार का वो सिग्नल है वैसा रिस्पॉन्स देखने मिलेगा। ठीक है, तो बस ये आपकी पूरी कहानी है GPCR के पाथवे की, जिसको कि हम IP3DAG पाथवे के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको छोटा सा एक समरी और दूँ तो जो IP3DAG पाथवे होता है, सॉरी जो GPCR आपका रिसेप्टर है, ठीक है, वो कई सारे पाथवेज की मदद से काम कर रहा होता है, जैसे कि CAMP पाथवे। ठीक है, मतलब वो रिसेप्टर वहाँ पे यूज़ हो रहा है। देन देयर इज़ IP3DAG पाथवे। ठीक है, इसके अलावा कॉलेरा की जो मैकेनिज़्म है एक्शन का, उसके बाद पर्ट्यूसिस। ठीक है, एंड देन देयर इज़ जो आपका विजन पाथवे है जो मैंने आप लोगों को कल दिखाया था। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको देखने मिलता है। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक which is properties of bacterial DNA polymerase 1, 2 and 3, extremely relevant from the point of view of exam। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ चेन सिंथेसिस कि जब ये एक DNA है और DNA में ये मान लीजिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, हमको नया DNA बनाना शुरू करना है इसके कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या ये DNA के पास ये जो तीन DNA पॉलीमरेज है, क्या इनके पास ये क्षमता है या इनके पास ये क्या पावर है या फंक्शन ये कर सकते हैं कि ये शुरुआत कर पाएँ चेन को बनाने की। ठीक है, तो वो इन तीनों में से किसी के पास भी नहीं है, आप देखोगे तो, है ना, मतलब कि ये कोई भी इनिशिएशन के प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई वी रिक्वायर व्हाट, वी रिक्वायर RNA प्राइमर, हमको प्राइमर की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, तो 5 to 3 यू नो दैट कि एक बार RNA प्राइमर यहाँ पे आके जुड़ गया, उसके बाद 5 to 3 डायरेक्शन में जो शुरुआत है पॉलीमराइजेशन की वो शुरू हो जाएगा प्रोसेस। ये तीनों के तीनों ही वो काम करने के लिए केपेबल है। ठीक है, तीनों के अंदर वो वाला फंक्शन है।
देन देयर इज़ 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब मान लीजिए यहाँ इस डायरेक्शन में जुड़ते जुड़ते यहाँ पे मान लीजिए T प्रेजेंट था और यहाँ पे A जुड़ गया उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, देन देयर वाज G और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फिर से A ही जुड़ गया। इसका मतलब ये गलत जुड़ गया क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था C और जुड़ गया है A। ठीक है, तो ऐसा तो करेगा नहीं जो एंजाइम है, जो ठीक करने वाला एंजाइम है कि यहाँ से काटना शुरू करे और काटते 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 सबको जाए, ऐसा तो वो नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, तो वो उल्टी डायरेक्शन में चलेगा। तो वो इसको हटाएगा और इसकी जगह सी को लेकर आएगा और यहाँ पे अटैच कराएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो डायरेक्शन कौन सी हुई, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोला जाता है, प्रूफ रीडिंग। ठीक है, जो कि ठीक करने का काम करती है अगर कुछ गलती हो जाए तो। अगेन ये एक्टिविटी तीनों के अंदर ही मौजूद है, 1 2 3 तीनों पॉलीमरेज में। अब बात करते हैं 5 प्राइम to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, मतलब इधर से जब मुझे कट करना है तो बहुत सिंपल सी बात है। आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यहाँ पे आरएनए प्राइमर प्रेजेंट था। ठीक है, आरएनए प्राइमर। अब इस आरएनए प्राइमर को मुझे हटाना है, क्यों, क्योंकि जब मेरा डीएनए बन चुका है तो मुझे इस आरएनए प्राइमर की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए। ठीक है, तो इस आरएनए प्राइमर को अब मुझे हटाना होगा। तो मैं ऑब्वियस ही बात है कि इधर से हटाना शुरू नहीं करूँगी, बिकॉज पूरे का पूरा प्रोसेस जो हमने ख़त्म किया है उसको हम वापस से ख़राब नहीं करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे कि सेल जो आपके एंजाइम है वो इधर से वर्क करना शुरू करेगा। और ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है 5 प्राइम to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। तो 5 प्राइम to 3 प्राइम का मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, कि 3 से 5 की तरफ जा रहा है कि 5 से 3 की तरफ जा रहा है, कि डायरेक्शन क्या है। और इसको आप याद रखना चाहते हो तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमेशा डीएनए आपका जो उसका फॉर्मेशन होता है आपको पता है वो 5 प्राइम to 3 प्राइम इस डायरेक्शन में होता है। तो डीएनए की बनने की डायरेक्शन को याद रखो और फिर उससे एक्सोन्यूक्लियस काटेगा। तो ये सोचो हर बार कि अगर जिस डायरेक्शन में डीएनए बन रहा है उस डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ काटेगी तो डेफिनेटली बात है कि मुझे जो एकदम एंड पॉइंट पे चीज़ चाहिए उसको काटने के लिए मुझे ज़रूरत होगी उसकी। और अगर बनने की डायरेक्शन है, मतलब इस तरफ, इस एंड पॉइंट पे जिस तरफ बन रहा है वहाँ पे अगर कोई चीज़ गलत जुड़ी है और मुझे उसको काटना है तो मुझे ऑब्वियस ही बात है उल्टी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमरेज पर सेल। ठीक है, तो 402 के बारे में क्लैरिटी नहीं है। 15 तो ये नंबर मैं आपको किसी और चार्ट से दे दूँगी, इस जगह पे ये नंबर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये हुई बात आज के आपके शॉर्ट सीरीज़ की। आई जस्ट होप कि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुंचाइए जिससे कि मैं और मेहनत करूं और आप लोगों के लिए ऐसे ऑसम कंटेंट लाते रहूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है बेटा कि ऐसे जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं, पिछले वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस था आप लोगों का और काफ़ी सारे टॉपिक्स भी आपने मुझे बताए, मैं उन सबको इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करूँगी आपके एग्ज़ाम के पहले। बाकी आप लोग जो भी आपका लेट्स से जो कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके मन में है और आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो, फॉर श्योर मैं बनाऊंगी। ठीक है, और खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कीजिए। टेक केयर एवरीवन।